साहित्य संवाद में साक्षात्कार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों के समक्ष डॉक्टर पुष्पा अंतिल जी के साक्षात्कार को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बल्कि ये कहिए कि उनसे एक मिलने का और बातचीत करने का अवसर हम लोगों को भी मिल रहा है और आप लोग भी उनको देख पाएंगे। डॉक्टर पुष्पा अंतिल जी का एक लंबा कार्यकाल रहा है और वे वर्तमान में राजकीय कन्या महाविद्यालय सेक्टर 14 गुरुग्राम के हिंदी विभाग में अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रही हैं। जैसा कि मैंने अपने साथियों से जाना है, मैडम पुष्पा अंतिल जी का सरल व्यक्तित्व है। उनके द्वारा जो पढ़ाए गए बच्चे हैं, उनसे बात करने पर पता लगा कि मैडम अंतिल ने कठिन से कठिन विषय को बहुत ही सरल शब्दों में उन्हें समझाया, जो आज तक उनकी स्मृति में बने हुए हैं। मैडम अंतिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आपका जन्म कब और कहाँ पर हुआ? सबसे पहले तो मैं अमितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरे व्यक्तित्व को साक्षात्कार का विषय बनाया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपसे बातचीत करना अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आप मेरे जन्म के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिल्ली के नांगल देवत गांव में 1969 में 2 जुलाई को मेरा जन्म हुआ जी। और जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो बहुत ही साधारण। मेरे पिताजी पढ़े लिखे और मेरी माँ औपचारिक शिक्षा से वंचित। जी। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि मेरे व्यक्तित्व को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान मेरी माताजी का रहा है। मैंने ज़िंदगी में उनसे इतना सीखा है और मैं सीखती ही रही हूँ और अभी भी सीख रही हूँ कि जो आप सहनशीलता की बात करें या जो सकारात्मकता की बात करें या जो आध्यात्मिकता की बात करें, वो सब मैंने उनसे सीखा है जी। और मैं हमेशा उनका उदाहरण देती हूँ कि शायद हम पढ़े लिखे लोग भी उस हद तक नहीं सोच सकते जितना वो सोचती हैं। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो बहुत साधारण परिवार में रहकर भी मुझे इस ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान मेरे माँ और पिताजी का रहा है। मैडम, जैसा कि अभी आपने अपनी माताजी के लिए एक शब्द प्रयोग किया कि औपचारिक शिक्षा से वो वंचित रहीं, मुझे लगता है ये एक लंबे अनुभव के कारण ये शब्द आपके दिमाग में आया होगा कि औपचारिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा 2 तरह की जो है हमारे समाज में प्रचलित है। तो एक स्त्री का औपचारिक शिक्षित होना जरूरी है या व्यवहारिक शिक्षित होना जरूरी है? देखो, व्यवहारिक तो आमतौर पर सभी हो जाते हैं, लेकिन जो औपचारिक शिक्षा नहीं ले पाते उनके व्यक्तित्व का वो विकास नहीं हो पाता है जी। क्योंकि जो ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, जो आज हम जिस स्तर पर पहुंच गए हैं, दुनिया जिस स्तर पर विकसित हो चुकी है, औपचारिक शिक्षा के माध्यम से हम वो जान पाते हैं। व्यवहारिकता जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन औपचारिक शिक्षा के माध्यम से उसका विकास होता है, उसका विस्तार होता है। जी जी। वो दृष्टिकोण, जैसे अब मैं 22 सालों से पढ़ा रही हूँ या मैं 32 साल हो गए मैं महाविद्यालय में पढ़ी या पढ़ा रही हूँ अभी, तो जो मुझे औरों के संपर्क में आने से जो मुझे और भी अच्छी बातें पता लगती हैं, उनसे हम वंचित हो जाते हैं। तो नारी का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जी जी। कुल मिला के लिए आप ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान में जो स्त्रियां हैं या गर्ल्स कह लीजिए, लड़कियों को कह लीजिए, तो व्यवहारिक शिक्षा तो उनमें स्वाभाविक रूप से जीवन के अनुभवों के साथ साथ आ ही जाएगी, लेकिन अपने जीवन को और अधिक एक्सप्लोर करने के लिए और अपने आप को निखारने के लिए उनका औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना भी जरूरी है। मैडम, इसी क्रम में अब से एक अगला सवाल है कि विद्यालयी स्तर तक की शिक्षा में आप किस विषय को सबसे अधिक पसंद करते थे और कौन सा विषय ऐसा था जिसमें आपको लगता है कि आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता? ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि कहीं छिपा हुआ था हिंदी के प्रति मेरा प्रेम। हिंदी मुझे हमेशा से ही अच्छा लगा है और गणित से मैं बहुत डरती थी और गणित से मैं आज भी डरती हूँ। तो भगवान का शायद यही वरदान है कि मुझे जीवन साथी के रूप में गणित के प्रोफेसर आदरणीय श्री अंतिल साहब मिले। ये उनका वरदान है जी जी कि मैं गणित से डरती थी, तो जीवन साथी के रूप में गणित के प्रोफेसर मुझे मिल गए और वो डर कहीं ना कहीं एक लेवल पर आ गया और अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। गणित मुझे आज भी नहीं आता, लेकिन गणित से डर नहीं लगता अब। तो मैडम, हम ये मान सकते हैं कि आप सर को हिंदी सिखा रही हैं या सर आपको गणित सिखा रहे हैं? नहीं, मैं उनके विषय में कहना चाहूँगी कि वो हर विषय में पूर्ण है। उनकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, साइंस सब बहुत अच्छा है। जी जी।
कुल मिलाकर एक साहित्य के विद्यार्थी को विज्ञान और विषय जैसी चीज़ों से जो थोड़ी तकलीफ होती है या ये कह सकते हैं कि उसमें वो सहज महसूस नहीं करते, तो आपको गणित के प्रोफेसर के रूप में अंतिल सर जो हैं उनको प्राप्त करके या उनको अपने जीवन साथी के रूप में अपना कर ऐसा लग रहा है आपको कि आपका एक जो व्यक्तित्व था या जीवन जो है वो पूरी तरह से भर चुका है, जहाँ लिटरेचर भी है और विज्ञान भी है, गणित भी है, तर्क भी है और घर में जब विज्ञान और इसकी बातें होती हैं, बच्चों की बातें होती हैं, कहीं कहीं मुझे थोड़ा सा अधूरापन लगता है कि मुझे भी साइंस पढ़नी चाहिए थी। 12th तक तो जरूर पढ़नी चाहिए थी जी, क्योंकि 12वीं तक अगर हम विज्ञान पढ़ लेते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं और क्लियर हो जाती हैं कि हमें ये पता है, ये नहीं पता है। ये थोड़ी सी कमी मैं अपने जीवन में महसूस करती हूँ। मेरे दोनों बच्चों ने आर्ट्स लिया लेकिन उन्होंने 12th तक साइंस जरूर पढ़ी है और वो एक अच्छी चीज़ मुझे लगता है। मैं सबको यही कहती हूँ कि 12th तक साइंस जरूर पढ़नी चाहिए। मैडम, जैसा कि मुंशी प्रेमचंद जी ने भी कहा है कि गणित की पढ़ाई करना तो उनके लिए गौरी शंकर की चढ़ाई के समान है। तो हिंदी के या कह सकते हैं कि साहित्य का कोई भी जो विद्यार्थी है वो ऐसा क्यों मानता है, उसे ऐसा क्यों लगता है कि गणित उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन विषय है? नहीं, ये अपने विषय में रुचि के अनुसार मैं कहना चाहूँगी। मुझे लगता है कि मेरे प्रिय कवि कबीरदास की 2 पंक्तियों का अनुवाद गणित के अध्यापक के लिए उतना ही मुश्किल है जैसे मेरे लिए कोई गणित का। बहुत ये अपनी रुचि के अनुसार है। बहुत अच्छी बात, ये बहुत आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। मैडम, अगला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि विद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जब आपको महाविद्यालय में प्रवेश लेने की लिए कहा गया या आपने कदम उठाया, तो घर के अक्सर बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वे लड़कियों को आगे पढ़ने से रोका टोकी करते हैं। तो क्या आपको भी इस तरह का अनुभव अपने परिवार की तरफ से हुआ? हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि घर में औपचारिक रूप से कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था कि महाविद्यालय की जो प्रवेश प्रक्रिया है उनका पता हो। तो जैसे मैंने 12वीं पास की तो फिर जब दिल्ली विश्वविद्यालय के फॉर्म निकलने थे तो मुझे पता नहीं चला। तो मेरे पापा के एक दोस्त डॉक्टर अंकल होते थे, वो आए, उन्होंने कहा कि बेटी आगे नहीं पढ़ना है। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल पढ़ना है। तो कहते तुमने फॉर्म तो भरा ही नहीं और लास्ट डेट तो कल ही है। तो अगले ही दिन मेरे पिताजी और मैं हम दिल्ली विश्वविद्यालय गए और जानकी देवी महाविद्यालय में मैंने फॉर्म भरा। तो वहाँ एक हमारे यहाँ बैंक मैनेजर होते थे मल्होत्रा अंकल, उनकी जो धर्म पत्नी थी वो वहाँ पर हिंदी की प्रोफेसर थी। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा विषय लेना है, तो उन्होंने बोला हिंदी ऑनर्स ले लो। और मैं उस दिन को अपने जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन मानती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी रुचि के अनुसार या अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर मुझे हिंदी ऑनर्स में प्रवेश दिया। मैडम, अध्यापक के रूप में आपने कार्य कब शुरू किया और किन किन महाविद्यालयों में अभी तक आपने अध्यापन कार्य किया है? 20 फरवरी 1998 जी मैंने राजकीय महाविद्यालय गोहाना में अपनी ये जो यात्रा है वो शुरू की, जहाँ मैंने ज्वाइन किया। अंतिल साहब वहाँ पहले से ही प्रोफेसर थे जी। तो उसके बाद भिवानी गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी में हम गए। कपल केस में हम दोनों का ट्रांसफर हुआ और उसके बाद मैं 22 अप्रैल 2003 में इस महाविद्यालय में आई, राजकीय कन्या महाविद्यालय सेक्टर 14 गुरुग्राम से, और अब तक यहाँ मेरा सफर जारी है जी। हिंदी के अध्यापन के दौरान आपको सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ को लेकर हुई? जैसे माना जाता है कि हिंदी में अलग अलग विधाएं हैं और अलग अलग विधा को पढ़ाने की अलग अलग समस्याएं होती हैं। अब नाटक को अगर जब तक हम दिखाएंगे नहीं तो नाटक प्रॉपरली समझ में आता नहीं है। उसी तरह से कविता की अगर हम व्याख्या करेंगे तो उसके लिए भी एक दूसरी शैली और टेक्निक अपनानी पड़ती है। कहानी की को व्याख्यायित करने के लिए भी एक अलग तरह की समस्याएं हैं। तो कुल मिलाकर हम जानना चाह रहे हैं कि हिंदी के अध्यापन में ऐसी क्या मतलब आपको समस्याओं का सामना अभी तक लगता है जिसे आप मतलब कहना चाहें यहाँ पर? इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे हिंदी पढ़ाते हुए सारी विधाओं को अलग अलग से तरीके से पढ़ाने में बहुत आनंद आता है। और मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहानी पढ़ाती हूँ तो भी बच्चों की रुचि के अनुसार बच्चों को, और कई बार जब मैं नाटक पढ़ाती हूँ तो बच्चों को पात्र बना देती हूँ कि आप इस पात्र को, हानुश में नाटक पढ़ाती हूँ हिंदी लेक्चर में, तो बच्चों को पात्रों की भूमिका देती हूँ कि आप ये, जब आपका ये संवाद आएगा तो आप बोलेंगे और जब आपका आएगा तो आप बोलेंगे। तो बच्चे बहुत रुचि से पढ़ते हैं। तो जब वो नाटक पूरा हो जाता है पढ़कर, फिर मैं उसके बारे में उनको समझाती हूँ।
तो विषय का ज्ञान उनको हो जाता है। और जहाँ तक मुश्किल की बात मैं कहूँगी आपको कि भाषा विज्ञान एक ऐसा विषय है जो मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ और जो 12वीं के एकदम से फर्स्ट ईयर में शुरू हो जाता है, जहाँ बच्चों को उसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। तो उस विषय को पढ़ाने में मुझे दिक्कत नहीं आती, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए मुझे कहानियां बनाकर समझाना पड़ता है, उनके स्तर तक मुझे आना पड़ता है। और फिर उसके बाद अगले सत्र में काव्य शास्त्र, और काव्य शास्त्र में हमारे दोनों ही हैं, भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। ये मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, लेकिन जो बच्चा एकदम से फर्स्ट ईयर से, क्योंकि मैंने ये दोनों विषय एमए में पढ़े थे और ये मैं बहुत बार पत्र व्यवहार हम कर चुके हैं कि इनको आप बीए फाइनल ऑनर्स में लगाइए ताकि बच्चे का विकसित मस्तिष्क इसको स्वीकार कर सके, क्योंकि काव्य शास्त्र एक ऐसा गूढ़ विषय है जो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है। और जबकि वो स्कूल से वो शिक्षा ग्रहण करके आते नहीं है। तो एक सरल और कोमल से व्यक्तित्व, एक नीरस और शुष्क भाषा विज्ञान जैसे विषय को कैसे पढ़ा पाता है? ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाषा विज्ञान पढ़ा कर तो मैं इतनी अपने आप को, मेरे को लगता है कि मैं इतनी वेरिएशन के साथ उसको पढ़ा देती हूँ कि भाषा बहता नीर, उसमें हरियाणवी, उसमें शैलियाँ जब आती हैं तो मैं एक नाटक के अंदाज में उनको बच्चों को पढ़ाती हूँ। और मुझे याद आती है अपने आदरणीय सर की, डॉक्टर नरेश मिश्र की, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया है। जब मैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एमए कर रही थी तो भाषा विज्ञान का पेपर मैंने उनसे पढ़ा है, और इस बारे में मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि उन जैसे प्राध्यापक प्रोफेसर हमें मिले हैं। जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं सर जैसा नहीं पढ़ा सकती। सर जो पढ़ाते हैं वो जो बोल कर दिखाते हैं, तो वैसा ही मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन वो बहुत ही एक अच्छा विषय मेरे लिए रहा है भाषा विज्ञान। मैडम, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि लड़कियों के साथ एक समस्या हमारे भारतीय समाज में यह भी देखी जाती है कि जैसे ही वो अपनी एजुकेशन को उच्च शिक्षा की तरफ ले जाना चाहती हैं तो उनके सामने एक संकट विवाह का भी खड़ा हो जाता है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपका जो विवाह है वो शादी मतलब जब आपने विवाह किया तब आप कितनी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, और आपकी बाकी की जो शिक्षा है, आपने एमफिल किया, पीएचडी किया, ये विवाह के उपरांत किया या विवाह के पहले ही कर चुके थे? इस बारे में अमितेश जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जो शिक्षा है विवाह से पहले, कि मैंने बीए कर लिया था और बीएड में कर रही थी। और उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी, गांव में मैं रहती थी तो गांव में लड़कियों की जल्दी शादी कर देते थे। उस समय एक दबाव था मेरे पिताजी के ऊपर भी कि 12वीं हो गए ब्याह दो, अब BA 1 हो गए ब्याह दो, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने मुझे बीए कराया और बीएड भी कराई, और वो एमए भी करा देते अगर सही रिश्ता शायद उनको नहीं मिलता। तो मैंने कहा था कि मुझे पूरा पढ़ने दो, और उनका मन था कि अब मैं आगे पढ़ूं। लेकिन जब आप उस माहौल की आप बात लगा ले, अगर ये 1990 की बात है तो तब लगता था, अब मेरी बेटी है वो पीएचडी भी कर चुकी है जी, तो आज वो जनरेशन थोड़ा गैप आ गया। लेकिन उस समय मैं बीएड कर रही थी और मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे परिवार भी ऐसा मिला आगे, ससुराल वाले भी। मेरी सास पढ़ाई को बहुत ज्यादा महत्व देती थी। उन्होंने मुझे कहा जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़। शादी के बाद मुझे हॉस्टल में रखा, मैंने एमए की वहाँ से, और उसके बाद मैंने पीएचडी की और नेट तभी क्लियर किया, और उसके बाद दोनों बच्चे बड़े होने के बाद मुझे नौकरी मिली। तो आपका नेट 1997-98 के आसपास का है, जिस समय बहुत ही कम प्रतिशत नेट पास करने वालों का रहा करता है। हाँ। और हमारा सब्जेक्टिव होता था। हाँ, ध्यान ऐसा आ रहा है कि शायद उसमें नेगेटिव मार्किंग भी हुआ, नेगेटिव मार्किंग होती थी, और विषय का सब्जेक्टिव टेस्ट भी होता था, जो आजकल नहीं होता है। आजकल सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैंने वो वाला नेट दिया था जिसमें 3 पेपर होते थे। पहला विषय का, पहले सामान्य ज्ञान का, फिर विषय का ऑब्जेक्टिव, और फिर विषय का सब्जेक्टिव। जी मैडम, ये जानना चाहेंगे आपसे कि अपने सेवा काल में आपने अनेक प्राचार्यों के निर्देशन में काम किया होगा। कुछ ऐसे प्राचार्य आपको याद हों जिनकी कार्य क्षमताओं ने, जिनकी कार्य कुशलताओं ने, या जिनके व्यक्तित्व ने आपको प्रभावित किया हो? हाँ, मैंने अपने इस कार्यकाल में 1998 से लेके अब 2020 तक करीब 15-20 प्रिंसिपल देखे जी। लेकिन मैं कहूँगी सबके व्यक्तित्व की अपनी विशेषताएं होती हैं जी। तो वो हमें जो प्रभावित करे, मैं डॉक्टर रंजना लाल मैम का नाम लेना चाहूँगी। जी। उनकी सहजता, उनकी सकारात्मकता, उनकी जो पॉजिटिविटी थी वो हमें मोटिवेट करती थी बड़े बड़े काम करने के लिए। और जो
सबको साथ लेकर चलने का, सबको एक साथ किस तरह जोड़ने का जो उनका प्रयास होता था, वो मुझे बहुत प्रभावित करता था, बहुत सहजता से। वैसे तो मैं हर प्राचार्य के साथ ही मेरा सहज संबंध रहा है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जिनके साथ काम करने मुझे ऐसा लगा होगी यहाँ मैं काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्तित्व की अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन उनसे मैं विशेष रूप से प्रभावित हुई। और आदरणीय डॉक्टर दिवाकर सर की जो लग्न और जो परिश्रम है वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। जी जी। आपने लड़कियों के महाविद्यालय में भी अध्यापन कार्य किया है और लड़कों के महाविद्यालय में भी अध्यापन कार्य किया है। दोनों स्थितियों में अध्यापन करते हुए आपको कोई अंतर महसूस हुआ? मैंने जो लड़कों का जो महाविद्यालय रहा वो दोनों ही महाविद्यालय इस हरियाणा के, मुझे लगता है कि सबसे जो बच्चे शरारती बच्चे होते हैं वो महाविद्यालय मुझे मिले। शुरुआत में ही मुझे गोहाना राजकीय महाविद्यालय गोहाना मिला, फिर राजकीय महाविद्यालय भिवानी मिला, और दोनों बहुत मशहूर हैं अपने बच्चों को लेकर कि वहाँ हड़ताल हो जाती थी या बच्चे शरारतें करते थे। तो शुरू में मुझे पहले ही दिन क्लास में एक बम फोड़ा गया मेरी में। अच्छा। मैं पढ़ा रही थी और कोई बच्चा आया और बम फोड़ के चला गया और धुआं हो गया क्लास में। लेकिन एक शक्ति थी, शायद मैं डरी नहीं। लगता है ना शुरुआत में कि डर लगता होगा कि कैसा क्या होगा। फिर हम पढ़ाते थे इकट्ठे, तो बच्चे लड़के लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे जी। जैसे लड़कियां कुछ क्वेश्चन पूछती थी तो वो पीछे से जवाब आता था कि ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, कंपार्टमेंट आ जाती है। अच्छा। इस तरह के कमेंट पास वो करते थे। जी जी। तो फिर हमने, मैं और एक मेरी फ्रेंड है और आजकल प्राचार्य हैं डॉक्टर सुमन, हमने मिलकर वहां पर सेक्शन अलग किए थे। अच्छा। गर्ल्स सेक्शन अलग, बॉयज सेक्शन अलग। अच्छा। क्योंकि लड़कियां पढ़ने में रुचि दिखाती थी, लड़के नहीं दिखाते। मैडम, इस मानसिकता को आप कोई कारण देखा हो आपने कि लड़के उतने गंभीर नहीं हैं पढ़ने के लिए और लड़कियां गंभीर हैं? क्या इसके पीछे एक लंबा हमारा जो महिलाओं को लेके जो व्यवहार रहा है 1000-2000 साल का, कि महिलाओं को बहुत कुछ पुरुष की तरफ से कहा जाता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ जो महिलाएं रही हैं वो एक निषेधात्मक वातावरण में रही हैं और जो पुरुष है वो स्वच्छंद वातावरण में रहा है। आप इसको किस तरह से देखती हैं कि हमारे भारतीय समाज की जो लड़कियां हैं लड़कों से कहीं अधिक बेहतर परिणाम लाती हैं, उनका प्रतिशत तो मुकेश जी, आप कई सालों से रिजल्ट्स देख रहे हैं, सीबीएसई के रिजल्ट्स भी देख रहे हैं, चाहे वो 10th का है चाहे 12th का है, कि लड़कियां हर फील्ड में आगे जा रही हैं। और ये बिल्कुल मेरा भी कहीं कहीं ये मानना है कि जहां उनको रोका गया था, जैसे बहते नीर को आप रोकेंगे और फिर उसको फ्लो मिल जाएगा तो कितनी तेजी से निकलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक हमारा एक वातावरण रहा है पीछे और अब अवसर मिल रहे हैं। या तो देखो, पहले भी प्रतिभाएं होती थी, अवसर नहीं होते थे। मैं कहना चाहूंगी कि हमारी दादी नानी भी बहुत आगे जा सकती थी, लेकिन अवसर नहीं मिले। आज अवसर मिल रहा है तो लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं, चाहे वो पढ़ाई का है, विज्ञान का है, चिकित्सा का, किसी भी चीज का है। तो ये मेरा ऐसा मानना है। और एक बात और मैं कहूंगी कि जीवन को या किसी भी चीज को जो गंभीरता से जो नारी लेती है ना, या लड़की लेती है, पुरुष थोड़ा सा उसके पास ऑप्शंस होते हैं कि नौकरी नहीं तो कुछ और। तो हम ये सोच लेते हैं कि हमें जब कोई काम मिलता है तो हम उसको पूर्ण निष्ठा से करने के लिए सोचते हैं। जी जी। मैडम, अध्यापिका के रूप में कोई ऐसी घटना जो लगता है आज आपको कि आपकी विशेष उपलब्धि रही हो पूरे सेवा काल में, या एक घटना के अलावा अन्य कई घटनाएं भी हो सकती हैं जो आपको लगता है कि? सबसे पहले तो मैं अमितेश जी ये कहना चाहूँगी कि जो आत्मसंतुष्टि बच्चों को पढ़ाकर जो मिलती है, और उसके बाद आपका 15-20 साल पढ़ाया हुआ कोई बच्चा फिर आपको याद करता है, फ़ोन आते हैं। आज भी शिक्षक दिवस पे मेरे पास कम से कम 50 पुराने विद्यार्थियों के फ़ोन आते हैं, चाहे गोहाना का है, चाहे भिवानी से है, चाहे हमारे कॉलेज से है। वो एक जो प्रसन्नता उस दिन होती है, या जब भी किसी अवसर पर मिलते हैं। बाहर का इतनी बार ऐसा होता है, शहर में काफ़ी पुराना मेरा हो चुका है अनुभव पढ़ाने का, तो हमारे पढ़ाए हुए टीचर बन गए हैं या कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो कहीं बाहर जाते तो एकदम पहचानते हैं कि मैडम आप। तो वो मुझे सबसे अच्छा अनुभव लगता है कि एक पहचान मिली इससे, और आत्मसंतुष्टि तो है ही। और फिर जब हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा किसी अच्छे स्तर पर जाता है, जैसे अभी हमारे कॉलेज की लड़की बनी है यूपीपीएससी वाली, जो बीएससी जिसने किया है, तो बहुत अच्छे बच्चे भी यहाँ से निकलते हैं और वो एक फिर नाम लेते हैं कहीं पर कि हम उन टीचर से पढ़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जी जी। विद्यार्थी का आचरण महाविद्यालय में कैसा होना चाहिए, और आजकल के जो विद्यार्थियों का आचरण है ये किस तरह का है, इस पर कोई समीक्षात्मक टिप्पणी हम चाहते हैं आपकी। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि विद्यार्थी का आचरण चाहे महाविद्यालय में हो चाहे बाहर हो, एक जीवन में जो अनुशासन होना चाहिए वो हर समय होना चाहिए। यानी कि जिस कार्य क्षेत्र में हम हैं, जिस अपने रोल में हम हैं,
एज ए बेटी, एज ए मदर, एज ए हाउस वाइफ, एज ए हम जो कामकाजी महिला हैं या हम विद्यार्थी हैं, जो हमें ड्यूटी दी गई है वो हम कितने अनुशासन से और कितनी तत्परता से करते हैं, ये आचरण मैं चाहूँगी कि हमारा हर जगह होना चाहिए। कई बार हम महसूस करते हैं कि आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, वो स्वच्छंदता को आज़ादी का नाम दे रही है कि स्वच्छंद है, हम आज़ाद हैं, हम जो कुछ करें, हम जैसा व्यवहार करें, या बड़ों के प्रति आदर वो हर दिशा में होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि महाविद्यालय में भी, और हमारे यहाँ पर एक परंपरा रही है, इस महाविद्यालय में मैंने देखा है, चाहे आप इसको कन्या महाविद्यालय होने के नाते या किसी भी तरह से आप माने, कि मैंने अनुशासन की किसी गरिमा को भंग होते हुए नहीं देखा है। जैसे भी कुछ होता है बच्चे हमारी बात मानते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमारी शिक्षा जो व्यवहारिक रूप में उनके सामने आ रही है। कि मैंने जो, अगर हम आज की जनरेशन की बात करें कि आज की जनरेशन कहना नहीं मानती है, टीचर्स का रिगार्ड नहीं करती है, वो मैंने कभी महसूस नहीं किया। मैडम, मुझे जिस तरह से अभी आपने बताया तो सुमित्रानंद पंत की दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं। उन्होंने नारी के विषय में, भारतीय नारी के विषय में कहा है, अकेली सुंदरता कल्याणी, सकल ऐश्वर्यों की संधान, देवी माँ सहचरी प्राण। तो मुझे लगता है कि शायद आपका भी जो आदर्श है एक नारी कैसी होनी चाहिए वो इसी तरह का है। इतने लंबे सेवा काल में आपने बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे अपने प्राध्यापक साथियों के साथ काम किया है, और मुझे नहीं लगता कि जहाँ तक मैं जान पाया हूँ कि किसी भी कर्मचारी साथी से आपका कोई विशेष मतभेद रहा हो। कुछ साथी ऐसे बने होंगे जिनके बगैर आपका सेवा काल या आपका नौकरी का जो पक्ष है ये पूरा नहीं होता, या कह सकते हैं कि कोई अच्छी सहेली आपको याद आ रही हो। हाँ, इस सेवा काल में जहाँ से मैं शुरुआत से और अब तक की बात करूँ तो देखो, मेरा कर्मचारी या अपने सहयोगी सबके साथ ही एक अच्छा रिश्ता रहा है, और मैंने इसमें अपने वरिष्ठ साथियों के साथ भी काम किया है। मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं, जहाँ मुझे मार्गदर्शन मिला, बहुत वरिष्ठ साथी मुझे यहाँ मिले। जब मैं आई थी, मैंने वो एमए पढ़ाते थे, तब यहाँ पर एमए भी होती थी, और फिर बहुत ज़्यादा संपर्क में मैं उन लोगों के जब आई तो मैंने महसूस किया कि बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है उनके अनुभव से, कि हमारा कामकाज किस रूप में होना चाहिए, हम हमारी कार्यशैली क्या होनी चाहिए, विभाग की ओर से हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें कॉलेज में आगे गतिविधियों में भाग लेना चाहिए, या हिंदी को लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और इसी कारण से क्या हुआ कि मैं अपने शहर के जो अन्य जो साहित्यिक संस्थाएं हैं उनके संपर्क में आई। आदरणीय बोकन सर का मैं नाम विशेष रूप से लेना चाहूंगी। वो मुझे हमेशा ही प्रोत्साहित करते रहे। आज भी जब मिलते हैं डॉक्टर राजशेखर और डॉक्टर बोकन सर, वो मुझे कहते हैं मैडम डीलिट कब करोगे, और वो मेरी डीलिट करवाने के लिए मुझसे ज़्यादा तत्पर हैं। राजशेखर सर मुझे कई बार कहते हैं मैंने बात की आपके लिए, आप एक बार जाओ, और मैंने कोशिश की है, और मैं चाहूंगी कि मैं जीवन में डीलिट जरूर करूं। पढ़ने की ललक अभी भी है। हाँ, मैंने तीसरी एमए के लिए फॉर्म भर दिए हैं। एमए सोशियोलॉजी में करना चाहूंगी, और दूसरी एमए इंग्लिश अंग्रेजी से की मैंने, और अब सोशियोलॉजी से एमए कर रहे हैं। तो मैडम, ये जो परंपरा चल रही है पढ़ने की, जिस स्पीड से चल रही है, ये कभी रुकेगी? शायद मैं रोकना नहीं चाहूंगी इसको। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है मितेश। मैं वैसे किताबें पढ़ती रहती हूँ, और मैं सबको कहूँगी कि किताबें सबको पढ़नी चाहिए। किताबें ही हमारा सच्चा जीवन साथी है। हम क्या करते हैं कि कई बार ये नेट वगैरह खोल कर बैठ जाते हैं। देखो, इसको मैं, टेक्नोलॉजी को मैं अवॉइड नहीं कर रही हूँ कि हमें नहीं सीखना चाहिए, लेकिन किताब एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पूंजी है। मेरे घर में मेरी बहुत ज़्यादा किताबें रखी हैं, और मैंने अपने बच्चों को भी कह दिया है कि मेरा जब मतलब एक कमरा होगा तो उसमें कमरे में अलमारी जो होगी वो किताबों से भरी होंगी। किताबों से। हाँ, मुझे किताबों का बहुत शौक है। आज से बहुत पहले जब आपने अध्यापन कार्य आरंभ किया, तब की महाविद्यालयी स्तर की व्यवस्थाओं में, अध्यापन व्यवस्था में, और आज की महाविद्यालयी स्तर की अध्यापन व्यवस्था में और व्यवस्थाओं में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है या ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? जहाँ तक मैं राजकीय महाविद्यालयों की बात करूँ तो अमितेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम 1998 में जब मैंने ज्वाइन किया था, हम तब भी बाहर पढ़ाते थे पेड़ के नीचे, और इस महाविद्यालय में हम पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं जी। ये क्या त्रासदी है कि हम क्यों नहीं ये कर पा रहे हैं कि हर बच्चे को एक बैठने का सही स्थान और शिक्षक को भी बैठने का सही स्थान मिले, ताकि जो शिक्षा की व्यवस्था है वो पूरी तरह से संपन्न हो सके। जी। वो नहीं हो पा रही है। वो कारण कुछ अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो बच्चों की संख्या बढ़ जाती है, कोर्सेज की संख्या बढ़ जाती है, और हिंदी, अंग्रेजी और जो आर्ट्स के विषय हैं वो ऐसे हैं कि हमें कहते हैं बाहर पढ़ा लो। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी भी ऐसा विषय है जिसको बहुत ब्लैक बोर्ड की जरूरत है, कि हम ब्लैक बोर्ड पर समझाएं व्याकरण को। तो एक वो व्यवस्था की अगर हम बात करें तो
ये मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। सरकार भी इस तरफ ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, और कोशिश है, अभी शुरुआत हो रही है, हमारे ही शहर में बड़े बड़े कॉलेज बन रहे हैं जी और पहले ये 2 ही कॉलेज होते थे, अब तीसरा सेक्टर 9 बना, फिर अब सेक्टर 52 में आ गया है। जी जी तो ये चीज़ें हो रही हैं। व्यवस्था की तो अगर हम बात करें ये है, और दूसरा अगर हम बात करें कि एजुसेट भी आया, सरकार इसको अपडेट करने की बहुत कोशिश भी कर रही है, लेकिन कुछ सीमित संसाधनों की वजह से, या जैसे अगर हम कहें कि नेट की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो कुछ कारण रहे होंगे, तो पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा है। जी। जैसा कि आपने बताया कि उच्चतर शिक्षा प्राप्त आपने विवाह के पश्चात प्राप्त की, तो इस दौरान घर परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते हुए अध्ययन और गृहस्थी दोनों में संतुलन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए ससुराल पक्ष से सबसे ज़्यादा प्रेरित किसने किया? सबसे ज़्यादा प्रेरित तो मेरी सासू माँ ने किया जी पढ़ने के लिए, जी क्योंकि मेरा बहुत मन था पढ़ने का। मैं तब विवाह नहीं करवाना चाह रही थी, मैं आगे पढ़ना चाहती थी, जैसे मैंने पहले बताया। जी लेकिन मुझे सहयोग अंतिल साहब ने बहुत दिया है। जी जी अगर वो सहयोग ना देते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं एमए करती थी तो वो मुझे खुद काम कर लेते थे और मुझे उठाते नहीं थे काम करने के लिए भी। जी जी इवन एक बार तो रोटी भी बना के मुझे खिलाई, मुझे याद है। तो बहुत सहयोग मिला मुझे, हमेशा ही आगे आगे बढ़ाते रहे। चाहे पीएचडी की बात हो, हम लोग जाते थे अपनी पीएचडी का थीसिस चेक कराने जाते थे, तो मुझे वहाँ तक लेकर जाना, सबसे मिलवाना। डीलिट के लिए मैं 8 यूनिवर्सिटी देख चुकी हूँ और 8 यूनिवर्सिटी में अंतिल साहब मेरे साथ हैं। मैं बनारस भी गई हूँ, मैं अलीगढ़ भी गई हूँ, शिमला भी गई हूँ, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी भी गई हूँ कि मैं डीलिट कर लूँ। तो अंतिल साहब कभी भी मुझे पढ़ने से नहीं रोकते। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आगे बढ़ने से, चाहे मैं साहित्यिक संस्थाओं में कार्यक्रम में जाऊँ, वहाँ मुझे भरपूर सहयोग मिलता है। और मुझे लगता है ये मेरे जीवन की दिशा को बहुत आगे तक ले जाएगा। तो अंतिल सर को आप इस बात का श्रेय देना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। मैडम, अगला सवाल है आपसे कि आपने अपने अध्यापन करते हुए अनेक हिंदी के लेखकों को पढ़ा होगा और हिंदी के अतिरिक्त भी अनेक लेखकों को पढ़ा होगा। कुछ अच्छी पुस्तकों के बारे में आप यहाँ कुछ बताना चाहें, या अच्छे लेखकों के बारे में कुछ बताना चाहें? देखो, अगर विषय की बात, अगर मैं हिंदी विषय की बात करूं, तो मुझे पढ़ने और पढ़ाने में गद्य में तो हमेशा ही प्रेमचंद जी अच्छे लगते हैं जी। और पद्य में मैं कबीरदास को अपना आदर्श मानती हूँ। जीवन में शायद ये साधना जो मैं करती हूँ, कहीं ना कहीं वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं अब रोज़ आधा घंटा मैं साधना करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। तो वो एक चीज़ मुझे जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है तब से लेकर आज तक वो मुझे बहुत प्रेरित करती है। तो अगर हम बहुत अच्छे लेखक की बात करें, देखो लेखक वो होता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। नहीं, साहित्य अखबार नहीं है, साहित्य समाज का दर्पण नहीं, साहित्य समाज का मार्गदर्शक है। वो जो हमें दिखाता है कि ऐसा होना चाहिए। और प्रेमचंद की मैं एक कहानी को बहुत कोट करती हूँ, जैसे कि हमारी बूढ़ी का की कहानी है जी, जहाँ उन्होंने समस्या दिखाई। देखो कितने साल पहले उन्होंने वृद्धों की समस्या दिखाई जो हम आज देख रहे हैं अपने समाज में। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम नहीं होते थे। मैं इस बात को बहुत सिरे से खारिज करती हूँ कि हमें वृद्धाश्रम का उद्घाटन करते हुए तालियां नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि वृद्धाश्रम हमारे समाज की व्यवस्था थी ही नहीं। ये ओल्ड हाउसेस पाश्चात्य संस्कृति के देन है। पाश्चात्य संस्कृति। हमारे यहाँ ना केवल अपने पेरेंट्स को, बल्कि जो चाचा ताऊ दूसरे दादा वगैरह होते थे, उनकी भी इतनी ही सेवा लोग करते थे बहुत प्रेम से। आज हम वृद्धाश्रम की बात करने लगे हैं। ये एक कलंक है हमारे समाज में वृद्धाश्रम, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे होते जा रहे हैं कि हम अपनों की सेवा के लिए वृद्धाश्रम की बात करते हैं। जी जी। हम जिनसे जुड़े हुए नहीं उनकी भी सेवा करते थे पहले। तो बूढ़ी का की कहानी जहाँ हमें समस्या दिखाती है कि खाना नहीं दिया जाता और बाद में रूपा थाली सजा कर लाती है, और वो दिखाती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यही साहित्य का उद्देश्य है कि साहित्य में ये दिखाए कि जैसा है वैसा नहीं, जैसा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा देती है हमें। जी जी, बहुत अच्छी बात। अपने सबसे प्रिय अध्यापक, क्योंकि आप भी अध्यापकों से पढ़े हैं। हाँ, मैं स्कूल से लेकर और विश्वविद्यालय तक जितने भी अध्यापकों से पढ़ी हूँ सबका बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में उन सबका योगदान रहा है जी। और ख़ास तौर पर मैं बात करना चाहूँगी अपने महाविद्यालय की, जहाँ मैं जानकी देवी महाविद्यालय में मैं पढ़ी। वहाँ के टीचर्स को जब मैंने सुना, आदरणीय कुमकुम जोशी मैम है, अच्छा, हाँ, कल्पना जमुना अय्यर मैम है, या शीला शर्मा मैम है, सबका तो मैं नाम यहाँ नहीं ले पाऊंगी, सिन्हा मैडम है, जितने भी टीचर से मैं पढ़ी हूँ उनकी छवि मेरे मस्तिष्क में रहती है।
और विश्वविद्यालय में जैसे कि आदरणीय डॉक्टर नरेश मिश्र जी हैं, सिंघल सर हैं, निर्मम सर हैं, उनसे मैं पढ़ी हूँ। तो उनका एक आदर्श मेरे मन में बैठा हुआ है। मैं कोशिश करती हूँ, मैं वैसा तो नहीं बन पाऊंगी, पर कोशिश करती हूँ कि वैसा ही पढ़ा पाऊँ। तो उन सबको कहीं मैं अपना ये आदर्श मानती हूँ। अपने से गंभीर व्यक्तित्व की जो छाप आपके मन में अध्ययन काल के दौरान जो पड़ी, उसका तो प्रभाव नहीं कि आप बार बार ये सोचते हैं कि शायद मैं अपने टीचर्स के जैसा नहीं पढ़ा पाऊँ या उनके जैसा नहीं बन पाऊँ? नहीं, कोशिश करती हूँ मैं, जी। पर देखो उनका व्यक्तित्व है, वो महान व्यक्तित्व है। वो जो समर्पण की भावना, वो जो पढ़ाने की बात, और टीचर जैसे हम हो ही नहीं सकते क्योंकि उनसे हमने सीखा है। उन जैसे बनने की कोशिश कर सकते हैं पर उन जैसा बन नहीं सकते, मुझे लगता है। कहा जाता है कि साहित्य के अध्ययन से व्यक्तित्व का जो मन है वो निर्मल होता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो सभी के लिए ही पवित्र भावना रखता है। क्या आपको लगता है आज की भौतिकता से भरे इस वातावरण में मानवता को बचाए रखने में साहित्य कोई भूमिका अदा कर सकता है? बहुत अच्छी भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका, और साहित्य ही भूमिका अदा कर सकता है। दूसरा कोई मुझे लगता नहीं, चाहे विज्ञान का कोई विषय हो, चाहे आप किसी और विषय की बात करें, समाज शास्त्र के किसी विषय की बात करें, मतलब जैसे कि राजनीति की बात करें, इतिहास की बात करें, लेकिन साहित्य जो मैंने आपको बता दिया कि जब साहित्य की हम बात करते हैं, इतिहास के विषय को भी हम जब साहित्य में पढ़ लेते हैं, जैसे लक्ष्मीबाई का हमने इतिहास पढ़ा और फिर लक्ष्मीबाई के ऊपर रानी लक्ष्मीबाई की कविता हमने सुनी, जो ओज वो भर देती है। तो साहित्य हमारी भावनाओं को निर्मल करता है। जैसे मैंने अपने बूढ़ी काकी कहानी का उदाहरण अभी आपको दिया, तो मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि जब हम ये साहित्यिक गोष्ठियाँ करते हैं और वहाँ पर परिचर्चाएं होती हैं, तो एक चीज़ निकल कर आती है कि हम कैसे समाज को एक नई दिशा देने में अपना योगदान दे सकते हैं। पीछे से किसी ने एक किताब लिखी थी, मुझे उस किताब का शीर्षक याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगी याद करके। तो वो थी इन बच्चों के प्रति जो रेड लाइट पे जो भिक्षा मांगते हैं, उनको लेकर लिखा गया था, जो वंचित है। तो वहाँ पर फिर जब एक चीज़ निकल कर आई कि कैसे हमारा क्या दायित्व है उनके प्रति, हम क्या कर सकते हैं। जब मैंने कहा था कि अगर हम एक बच्चे को भी अडॉप्ट कर लें, एक फैमिली एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले, तो भी समाज का कल्याण हो सकता है। तो चाहे किसी भी विषय को आप समाज की बात करें, तो परिष्कार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम सोच का परिष्कार करें, जब उस परिष्कार को हम व्यवहारिक रूप से लागू करें कि हम समाज में बदलाव कैसे ला सकते हैं, और साहित्य इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। मैडम, विद्यार्थी जीवन की कोई एक ऐसी घटना जिसमें आपने अपने अध्यापकों की टांग खिंचाई की हो, या आपको लगता है कि आपको बहुत आनंद आया हो उस घटना को, उस काम को करके, तो उसको जानना चाहिए। बड़े होकर नहीं, पर अनजाने में 5वीं कक्षा का एक उदाहरण मुझे बहुत याद आता है। जब मैं 5वीं में थी, गांव में स्कूल था हमारा, तो 4थी कक्षा की, जैसे गांव स्कूल में आपको पता ही कक्षा टीचर होते हैं कि उस कक्षा का ये टीचर रहेगा जो पहली से लेकर 5वीं तक उनको पढ़ाएगा, फिर वो उसके बाद उनको फिर से पहली क्लास मिलती है, ऐसा रोटेशन चलता है। तो हम 5वीं में थे और मैडम 4थी में उनको पढ़ाती थी। वो मैडम हमें थोड़ा डांटती ज़्यादा थी, मारती ज़्यादा थी जब वो विज्ञान पढ़ाती थी तब। तो हम सोच रहे थे कि मैडम को थोड़ा सा सामूहिक रूप से कक्षा ने सोचा और एक उनका नाम निकाल दिया था। ये बहुत ही गलत बात होती है, टीचर्स का हमें नाम नहीं निकालना चाहिए। तो वो बात उनको पता चल गई, 4थी कक्षा के विद्यार्थियों ने बता दी कि ये 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने आपको इस नाम से पुकारा है। तो मैम ने हमारी पूरी क्लास की लाइन बनवाई, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर हमें खड़ा किया, धूप में खड़ा करके हमारे हाथों पर डंडे लगाए। वो मुझे बहुत याद आता है आज भी। लेकिन ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, टीचर्स का हमें हमेशा ही सम्मान करना चाहिए। आज जब आप अध्यापन कर रहे हैं और जिस समय आप खुद विद्यार्थी थे, तो उन शरारतों को दिमाग में आप रखते हैं, उन शरारतों के कारण आज आपको बच्चों से अलर्ट रहने में, सावधान रहने में मदद मिलती है? नहीं, मैं उसको एंजॉय करती हूँ जी। जैसे मैं कई बार जाती हूँ क्लास में, तो कोई लड़की चेयर पर बैठी होती है जी। और वो मेरे जैसा बोल रही होती है जी। तो मैं कहती हूँ कि तुम क्या कर रहे थे अभी? अच्छा। तो कहता है, एक कहते कि मैडम ये आपकी तरह पढ़ा रही थी। मैं कहा मेरे सामने पढ़ाओ ना, मुझे अच्छा लगेगा, तुम्हें कैसा लगता है कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ। एक बच्चे नहीं करते हैं, पर मैं एंजॉय करती हूँ। और ये एक उम्र का तकाजा लगा लीजिए कि उस उम्र में हम भी करते थे और वो आजकल करते हैं, तो उसको हमें बेबाकी से लेना चाहिए। हमें इस तरह से मतलब संकुचित हृदय नहीं रखना चाहिए कि बच्चे क्यों कर रहे हैं ऐसा। मैडम, जीवन का बेहद मुश्किल दौर कौन सा था जब आपको ये लगा हो कि शायद अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपके जो सपने थे, जिनमें पंख लग रहे थे, वो अब अधूरे रह जाएंगे?
शायद अमितेश मेरे जीवन में भगवान की दया से ऐसा पल नहीं आया, क्योंकि कोई भी जैसे ही पल नहीं विवाह हुआ, क्योंकि विवाह के बाद लगता है कि आगे पढ़ पाऊंगी या नहीं पढ़ पाऊंगी, एक शंका थोड़ी सी टाइम के लिए आई, लेकिन जैसे ही इनका साथ मिला, फिर इन्होंने कहा कि हम तो आगे पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि अंतिल साहब के परिवार में सब बहुत पढ़ाई के लिए आगे हैं और सब नौकरी वाले हैं, सब सरकारी सेवाओं में हैं। जैसे मेरे मम्मी पिताजी भी थे और इनकी बहन भी है ना, खुद अंतिल साहब भी और इनके भाई की मिसेज भी, तो सब पढ़े लिखे। तो मुझे वो परिवार जब मिला तो वो शंका कुछ पल के लिए मेरे मन में आई, लेकिन उस शंका का शीघ्र ही निवारण हो गया और भगवान की दया से आज तक मुझे नहीं लगा कि मेरे जीवन में कभी वो पल आया है और आएगा। विश्वास है मेरा ऐसा कि मेरा नहीं आएगा ऐसा पल। जी जी। स्त्रियों का आदर्श क्या होना चाहिए एक बेटी के रूप में, विवाह से पहले, विवाह के पश्चात, और दोनों ही स्थितियों में अपने परिवार के लिए उसकी क्या भूमिका हो सकती है? ये बहुत ही सटीक सा प्रश्न आपने किया है और खास तौर पर आपने स्त्री शब्द डाल दिया है। वैसे तो हम एक मानव का आदर्श भी ढूंढ सकते हैं इसमें, लेकिन स्त्री के लिए हम हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि वो, हम कहते हैं वो 2 घरों का करती है, अपने परिवार का भी, मायके का भी, अपना ससुराल का भी, है ना। तो मुझे लगता है कि बेटी का एक आदर्श और एक बहू का आदर्श और एक माँ का आदर्श, सबका एक ही आदर्श होता है, परिवार को किसी न किसी तरह से सुखी रखना, खुश रखना जी। और वो हम अपने कार्यों से, अपने आचरण से, क्योंकि मैं गांव में रहती थी अमितेश, मैं आज आपको बताती हूँ कि, और मैं इसमें बिल्कुल अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, कि मेरे पिताजी का नाम है गाँव में, सब जानते, नाम से जानते हैं उनको। तो जब मैं पढ़ती थी मेरे मन में हमेशा एक चीज़ रहती थी कि मेरे किसी भी कार्य से उनको ये ग्लानि ना हो, या उनको ये पश्चाताप ना हो कि मैंने इसको क्यों पढ़ाया आगे। तो मेरी माँ अगर कहती थी, मैं बता के जाती थी कि कॉलेज से मैं आऊँगी तो मेरी 2 बजे क्लास खत्म हो जाएगी, तो मैं 3 बजे तक घर पहुँच जाऊँगी, तो मैं 3 बजे घर ही होती थी। 3 वर्ष में मैंने कभी दिल्ली की कोई मार्केट नहीं देखी, मैं घर से कॉलेज और कॉलेज से घर। तो वहाँ मुझे लगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया तो मैं उन पर विश्वास करूँ। मैं आज की जनरेशन को भी यही कहती हूँ कि माँ बाप विश्वास करते हैं तो तुम उनके विश्वास को कायम रखो। और रही विवाह के पश्चात की बात, वही स्थिति है कि हर परिवार चाहता है कि उनके घर में जो लड़की आए वो उनको मन से स्वीकार करे। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि किसी को भी तुम प्यार करो तो मन से करो, किसी परिवार को अपनाओ तो मन से अपनाओ, दिखावे से नहीं। मन से किया हुआ 5% भी बहुत होता है और दिखावे का 100% भी कुछ नहीं है। जी जी। तो ये मुझे लगता है कि आदर्श होना चाहिए कि हमारे आचरण में कुछ भी ऐसा ना हो कि जिससे परिवार की बदनामी हो, जिससे परिवार का नाम खराब हो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने परिवार के नाम को आगे बढ़ाएं। जी जी। मैडम, मैंने आपको कई बार कक्षा में पढ़ाते हुए ये देखा है कि आप बच्चों को हंसाते भी बहुत हो और आप खुद भी बहुत हंसते हो। तो जी जानना ये चाह रहा हूँ कि ये हंसाने और हंसने की जो आदत है, या जो इसे गुण कह लीजिए, ये गुण ही है, ये कहाँ से और किससे, क्या घर में भी इसी तरह का माहौल? मैं आपको बताना चाहूँगी अमितेश कि हमारा जो, देखो मेरे को जो परिवार मिला ना, मुझे माँ बाप, भाई बहन, हमारा बहुत ही एक स्वभाव से अगर आप कहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हम सहज हैं, गुस्सा नहीं आता है। जी जी। ये मैं अपने आप को भगवान की ना विशेष कृपा मानती हूँ कि मुझे गुस्सा बहुत ही कम आता है, और आता है तो मुझे दबाने की कला भी आती है। मैं उसको फिर दिखाती भी नहीं हूँ, फिर वो मैं सही टाइम पे अपनी बात करती हूँ, लेकिन एक तरीके से। तो इसलिए बच्चों को भी, बच्चों की शरारतों पर, बच्चों की बातों पर, बच्चों को ना पढ़ने पर मुझे कभी गुस्सा आता है तो मैं उनको नैतिक शिक्षा के आधार पर समझाती हूँ और मेरी बात बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जो कैंटीन पर बैठे होते, क्लास में नहीं आते, मुझे पता लग जाता है। कुछ बच्चे बताते हैं कि मैडम वो तो आए हैं पर, फिर मैं उनको समझाती हूँ, बेटा तुम सोचो तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम क्यों महाविद्यालय में आए। अगर मैं यही बात उनको डांट कर कहूंगी तो शायद उनके दिमाग में नहीं आएगी। फिर वो जब अंदर तक बात जाती है तो वो आदमी सुधरने का प्रयास करता है। तो हंसने हंसाने की जो बात है वो तो सहज एक प्रक्रिया है और वो एक स्वभाव में आ गई है। और मुझे लगता है कि हंसने से सारे काम सहज हो जाते हैं। हम 2 आदमी बैठे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन एक जरा सी मुस्कुराहट बीच के अंतराल को खत्म कर देती है। तो नवरसों में सबसे महत्वपूर्ण रस हास्य रस है। जी। जैसा कि अभी आपने कहा था कि आप योग और ध्यान से भी जुड़े हुए हैं और करते भी हैं। योग जो है ध्यान को, या ये कह सकते हैं कि योग के द्वारा जो ध्यान किया जाता है वो विद्यार्थी जीवन में उसके उद्देश्यों को पूरा कराने में कितना सहायक हो सकता है, उसके व्यक्तित्व निर्माण में कितना सहायक हो सकता है? हाँ, ये बात बहुत सटीक है कि मैं बच्चों को कक्षा में भी कहती हूँ कि बेटा तुम चाहे 5 मिनट का समय निकालो, तुम अपने लिए समय निकाला करो। अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, और जब हम अपने आप को जान लेंगे तो हम दुनिया को जान लेंगे। तो इससे ध्यान पढ़ाई में भी ज़्यादा लगता है, एकाग्रता बनती है। और ये जो योग के द्वारा ध्यान है, इससे 2 बातें होती हैं कि एक तो जीवन में
अनुशासन आ जाता है जी। कि इस समय हमें करना है, हमें अपने शरीर को साधना है, हमारे इंद्रियों को रोकना है। तो वो एक चीज जब आती है, जो संयम आ जाएगा ना जीवन में, तो जीवन सफल अपने आप हो जाएगा। संयम के बिना ही जब हम तोड़ते हैं बैरिकेड्स को कि ये नहीं ये, क्योंकि मन का तो कहा है कबीर ने कि मन तो मेरे पास आ जाए तो उसको कूट पीट कर मैं अपने उसमें काबू में कर लूं। तो संयम जब आ जाता है, और ये संयम आता है निरंतर प्रयास से। निरंतर प्रयास, जब हम निरंतरता में चीज ले आएंगे ना, तो धीरे धीरे उसकी अवधि बढ़ जाती है और फिर वो जीवन के हर चरण में आने लगता है। आपकी पढ़ाई में भी आएगा। ये नहीं आएगा कि हम बैठे और एकदम से उठकर चल दिए फिर हम जारी रखें अपनी पढ़ाई। तो बच्चों को मैं ये कहती हूँ कि इस तरफ भी तुम जरूर जाओ, क्योंकि और आज के इस वातावरण में योग का और साधना का अपना ही महत्व है, जो बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों का, आजकल के विद्यार्थियों का साहित्य के प्रति कैसा रुझान है? मुझे लगता है कि वो सिर्फ इतना पढ़ते हैं जितना विषय के लिए ज़रूरी है, और ये बहुत विडंबना है हमारी। एक जिस जमाने में आप पढ़ते थे अपने उसमें, तो मनोरंजन के लिए मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ लिया या कॉमिक्स पढ़ लिए, इस तरह की प्रवृत्तियां आज के बच्चों में नहीं दिखाई दे रही है कि लाइब्रेरी जाएं और कुछ अतिरिक्त पुस्तकों को, कहानियों को, उपन्यासों को पढ़ें। हमें लगता था कि प्रेमचंद अगर हमें पढ़ाया जाए तो हम प्रेमचंद का सिलेबस के अतिरिक्त भी जो भी पाठ्यक्रम है वो पढ़ें, अच्छा लगता था। लेकिन आज मैं ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि बच्चों को मैं कहती हूँ बेटा ये तुम्हारी सिलेबस की किताब है, इसको तो घर पे पढ़ लो कम से कम, एक बार सारी कहानियां तो पढ़ लो। क्या तुम्हारा मन नहीं करता? तुम्हारे हाथ में किताब है और तुम कहानियां नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम्हारा मन लालायित नहीं होता पढ़ने के लिए? क्योंकि ये मेरा मानना है कि अतिरिक्त ही पढ़ना चाहिए। अतिरिक्त पढ़ने से ही हमें थोड़ा और भी विस्तार होगा ज्ञान का, और अन्य लेखकों के बारे में भी जानेंगे। जब हम बात करते हैं कहानी के विकास की, उपन्यास के विकास की, तो हम क्यों सिलेबस में ही रहें कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है सिर्फ वही पढ़ें, उसके अतिरिक्त भी हम पढ़ें ताकि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। जो बच्चे आजकल नेट वगैरह पढ़ रहे हैं, मैं उनको हमेशा कहती हूँ तुम एक्स्ट्रा पढ़ा करो, सिर्फ सिलेबस को मत मानो कि ये सिलेबस है ये पढ़ लिया और पास हो गए। नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ो। एक्स्ट्रा पढ़ने से ही तुम्हें नॉलेज आएगी और फिर उसी से तुम अपनी और अन्य जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव टेस्ट है वो तुम निकाल पाओगे। कोई एक ऐसी घटना जिसके बारे में आपको लगता है कि आप उसके दोषी थे और आपको वो काम नहीं करना चाहिए था? अपने जीवन में या यहाँ पर? जहाँ भी आपको जो महसूस होता हो, अपने जीवन में भी कोई ऐसी घटना आपको याद आती हो? अमित, आज तक तो शायद मुझे कोई ऐसी घटना याद नहीं आ रही कि मैंने जाने में कोई गलती की हो। अनजाने में कोई हो गई हो तो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कि मेरी वजह से। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से कहीं कुछ गलत ना हो, कोशिश करती हूँ यही। देखो कोशिश करनी चाहिए आदमी को, क्योंकि कई बार अनजाने में भी होती है। और ये भगवान की कृपा रही है कि आज तक शायद मेरे हाथ से कोई ऐसा काम या मेरे सामने कोई ऐसा काम नहीं हुआ हो कि जहाँ मुझे लगा कि ये तेरे कारण हो गया। किसी और के कारण हुआ तो उसको भी मैं पैसिफाई करने की कोशिश करती हूँ कि कहीं दो आदमियों का द्वंद्व भी है या कुछ कोई और भी बात है या घर में भी कोई बात है, तो मेरा यही हमेशा रोल रहता है कि वो चीज़ें सरफेस पे ना आए, वहाँ ठीक हो जाए सब कुछ। तो ये मैं, और ये मुझे लगता है कि सबको ही करना चाहिए। चीज़ें बढ़ानी नहीं चाहिए, बातें बढ़ानी चाहिए, बातें घटानी चाहिए। अब अगर ईश्वर आपको ये कहें कि आपको अगले जन्म का मैं मौका देना चाहता हूँ, तो एक स्त्री होना पसंद करेंगे अगले जन्म में, या स्त्री होकर भी एक डॉक्टर बनना पसंद करेंगे, या शिक्षक बनना पसंद करेंगे, या एक पुरुष बनना पसंद करेंगे? अगले जन्म की अगर बात करें तो मैं बार बार हिंदी विषय को ही पढ़ाना चाहूँगी। जी। क्योंकि हिंदी ने, मुझे लगता है, पता नहीं क्यों मुझे कई बार लगता है कि विषय का अपने व्यक्तित्व पर बहुत असर होता है। और मैं अपने ऊपर मानती हूँ कि हिंदी पढ़कर मुझे लगा कि संपूर्णता आ गई है। जैसे विषय को जब मैंने पढ़ा, चाहे आप भक्ति काल की बात करें, चाहे आप गद्य की बात करें, प्रेमचंद की बात करें, और उसी से जो मेरा पढ़ने का जो दायरा बढ़ा है जी। मेरे घर में हमेशा ही कुछ किताबें होती हैं जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ, वो आगे आगे रखी होती है, सकारात्मक सोच की पुस्तकें होती हैं, तो मैं उनको पढ़ती हूँ और फिर मैं उनको अंडरलाइन करती हूँ, फिर मैं किसी और को देती हूँ कि पढ़ने के लिए, तो मैं कहती हूँ ये जरूर पढ़ना। और मैं अपनी डायरी में वे कोटेशंस भी लिखती हूँ, और जब भी कभी कुछ ऐसा होता है जो आसपास विचलित कर देने वाला होता है कि हो सकता है ये बातें विचलित कर देंगी, तो मैं डायरी खोलती हूँ और फिर मैं उनको रिपीट करती हूँ। तो मुझे लगता है कि हिंदी विषय को ही मैं बार बार हर जन्म में पढ़ाना चाहूँगी। आज के विद्यार्थियों के लिए कोई संदेश? आज के विद्यार्थियों को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी विषय आप चुनें, जो भी आप करना चाहें, आप पूरे मन से करें, क्योंकि पूरे मन से करने वाला काम ही पूरा होता है, और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो मन से करें, पढ़ाई करें मन से करें, नौकरी करें मन से करें, व्यवस्था ना माने किसी चीज़ की, घर का काम करें पूरे मन से करें,
नौकरी करें वो भी मन से करें, किसी की सेवा करें वो भी पूरे मन से करें, छोटों से प्यार करें वो भी पूरे मन से करें। मैंने आपको बता ही दिया है कि जो भी काम होता है वो जब मन से करते हैं ना, संपूर्णता अपने आप आ जाती है। तब आ जाता है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत टाइम दिया आज और आपने विचारों को हमारे सामने प्रकट किया। तो अभी आपने देखा डॉक्टर पुष्पा अंतिल जी के सवालों मेरे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए जितनी सरलता के साथ उन्होंने अपनी बात कही है, उतनी ही सरल वो खुद भी अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हैं और एक अध्यापिका के रूप में भी उतनी ही सरल हैं। ये हमारा क्रम साहित्य संवाद का आगे भी जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।